हेलो स्टूडेंट। अरे दोस्तों देखिए, उधर दो वीडियो डाला गया था जिसमें हमने आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन विजयनगर का करवाए थे 20 तक के। आज 21 से 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज ये हमारा आज का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन पीवाईक्यू था जिसका सॉल्यूशन हम आज फाइनल करते रहे। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अधिकांश विद्यार्थियों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज का अगला क्वेश्चन, सबसे पहले हमने जो कुछ कल पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दिया, तो थोड़ा उस वीडियो को सेकंड वाला पार्ट वाला है उसको वीडियो को देखिए और देख करके सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में, तभी मैं उसको थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा। अगली वीडियो जो मेरा बनेगा उसमें उस दोनों क्वेश्चन पर चर्चा हो जाएगी, तो थोड़ा सा उस पर देखिएगा कि क्या पूछे थे। आज मतलब कि आज जो क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम आपको दिए थे देखने के लिए कि उसमें पूछे थे, जो अंत में लास्ट में सवाल मैं पूछता हूँ उसका जवाब कमेंट में बहुत सारे बच्चे ने अभी तक दिया नहीं है, तो जब तक आप नहीं देता मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आइए, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि क्या ये विजयनगर नहीं आया था? तो भाई ये विजयनगर नहीं आया, ये विजयनगर आया था, सही है। डोमिंगो पेस भी आया था, निकोलो डिकांटी भी आया था, पर बर्नियर नहीं आया था, ये ध्यान दीजिएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा। अबू रजाक जो है ये फारस का यात्री था। जैसा कि हमने बताया कि अबू रजाक जो है कहाँ का यात्री था? फारस का यात्री। ये 1443 में आया, 1443 में विजयनगर आया था, ये फारस का यात्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो डोमिंगो पेस, ये डोमिंगो पेस जो था ये डोमिंगो पेस जो था पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये डोमिंगो पेस पुर्तगाल का यात्री था, तो ये ध्यान दे, पुर्तगाल का यात्री, पुर्तगाल का यात्री था, ये पुर्तगाल का यात्री था। वो फारस का था, तो मैं इस पर लिख दे रहा हूँ फारस का यात्री, ये पुर्तगाल का यात्री था और ये आया था 1520 में, 1520 में आया था। इसके बाद निकोलो डिकांटी, निकोलो डिकांटी जो है ये आया था, ये जो था कहाँ का? इटली का यात्री था, इटली का यात्री था। और इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, ये इटली का यात्री था, ये आया था 1420 में, 1420 ईस्वी में। अब मैं एक इसके बारे में पहले बताया था कि विजयनगर आने वाला प्रथम यात्री यही था। इस क्वेश्चन पर मैंने चर्चा भी किया है, पहले देख लीजिएगा। विजयनगर आने वाला प्रथम यात्री, प्रथम यात्री। चलिए, बाकी बर्नियर जो था ये नहीं आया था, ये मुगल वंश के दरबार, जिस समय भारत में मुगल वंश चल रहा था उस समय आया था। और 23 तरह से आपका याद रखें कि ऑप्शन नंबर आपका कितना? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था, ये हो गया, बाकी तीनों आया था। और मैं थोड़ी से कुछ सेकंड के लिए हटूंगा, आप क्लिक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी वीडियो, क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि भैया आप थोड़ा सा हट जाए करिए ताकि मैं स्क्रीन शॉट कर लूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एलोरा का कैलाश मंदिर। चलिए पहले इसको क्लिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है, हाँ भाई, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने किया था? ये एलोरा का कैलाश मंदिर यही है, एलोरा, ये याद रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ना ये महाराष्ट्र में है। मैं पहले इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर दूं, तो पहले आ जाइए ऑप्शन में, ये कौन सा आंसर होगा? क्या राष्ट्रकूट वंश के राजा ने, चोल वंश ने, सतवाहन? तो ये नहीं किया था, चोल नहीं किया था, सतवाहन नहीं किया था, पल्लव नहीं किया था, राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। चलिए अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए, राष्ट्रकूट वंश के सम्राट, यह देखिएगा ये पहला नंबर तो एलोरा जो है ना, ये एलोरा का कैलाश मंदिर, ये मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एलोरा का गुफा है, एलोरा का गुफा है, उस गुफा में कई सारे संख्या है। जैसे वो गुफा जो है कोई एक गुफा नहीं है, जैसे उसमें सीरीज बाय सीरीज संख्या, जैसे एक गुफा, दो गुफा, तीन गुफा, चार गुफा, पांच गुफा, छह गुफा, ऐसे करके सीरीज नंबर से गुफा है, 16 नंबर गुफा। तो इस तरह से कई सारे गुफाओं की संख्या है इसमें। तो एक दो जैसे इसमें पहला नंबर गुफा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, आठवां नंबर,
10वां नंबर, 12 नंबर और 16 नंबर। इस तरह से कई सारे गुफाओं का समूह है और नंबरिंग जो गुफा पहले खोजा था उसके अनुसार से, जैसे पहली बार जो खोजा था उसको 1 नंबर दिया गया, जो दूसरा था गुफा संख्या 2 बोला गया, जो तीसरी बार खोजा तो गुफा संख्या 3 कहा गया। तो मैं गुफा संख्या 16 की बात कर रहा हूँ। ये जो गुफा संख्या 16 है ना, इसी में गुफा संख्या 16 में जो कैलाश मंदिर देख रहे हैं सामने, ये कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर को ये पूरी तरह पत्थर था, ये पहाड़ था, इसको काट करके एक भी बाहर से कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस सिर्फ जितना भी ये मंदिर बना हुआ है ना, ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है, गुफा को काट करके। याद रखिए, पत्थर बोलिए चाहे तो गुफा बोलिए, क्योंकि गुफा पूर्ण रूप से पत्थर का होता था, तो गुफा को काट करके इस मंदिर को बनाया गया है, इसलिए काट कर इस मंदिर को बनाया गया, इसलिए मंदिर बड़ा फेमस है। और इसके राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। सतवाहन वंश जो है ना, अमरावती स्तूप से संबंधित है। अमरावती स्तूप, याद रखिएगा, अमरावती जो स्तूप है ना, अमरावती स्तूप, स्तूप से संबंधित है। अमरावती स्तूप की चर्चा याद रखिएगा, स्तूप होता था प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से संबंधित। स्तूप शब्द जो है ना, है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। इसके बारे में कभी और मैं वीडियो में चर्चा कर दूंगा। अमरावती जो है, ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आ जाइए, दूसरा वाला हो गया। अच्छा, जो चोल वंश जो है ना, ये याद रखिएगा, चोल वंश, जो चोल है ना, ये तंजौर में एक मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो किया था ना, चोल वंश के राजाओं ने करवाया था। पल्लव वंश, याद रखिएगा, जो हमारा पल्लव वंश है, वो पल्लव वंश याद रखिएगा, महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर से संबंधित है। महाबलीपुरम की मंदिर से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है। तो इस तरह से याद रखें, आपका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए, ये हमारा हो गया। अच्छा, 1 मिनट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश क्या कहलाता है? मैंने बता दिया था, पहला वंश यही है, ये पहला वंश था, ये दूसरा वंश था, सुल्लू वंश सजाया हुआ ही है, ये तीसरा वंश था और ये चौथा वंश था। और ये थोड़ा गलती है, आरवीडू नाम है इसका, आरवीडू वंश, ये चौथा नंबर वंश है। और चारों वंश का संस्थापक का नाम हम पहले बता दिए हैं, जैसे संगम वंश था, चारों वंश का संस्थापक का नाम बताए थे। संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का किया था, हरिहर प्लस बुक्का दोनों भाई ने किया था, आपको पता होना चाहिए। सालुब वंश का स्थापना सालुब नरसिंह ने किया था, सालुब नरसिंह ने किया था। और तुल्लु वंश का राजा वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। तो दोनों तो बताया, शालू नरसिंह, वीर नरसिंह ने किया था। आरवीडू वंश क्या था? तिरुमल ने किया था, तिरुमल। तो ये सब संस्थापक थे, संस्थापक, यह ध्यान देना। चलिए, पीडीएफ जो रहेगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद पीडीएफ जाएगा और उस पर एक टेस्ट सीरीज भी लगेगा। लेकिन पीडीएफ जो है अभी टेलीग्राम चैनल बना नहीं है, बनने के बाद जाएगा। चलिए, हाँ, संगम वंश का स्थापना याद रखिएगा, कितना तारीख को किया था? 13 अप्रैल, सॉरी डॉट में थोड़ा सा डेट में, 18 अप्रैल 1336 को किया था। तो पता होगा, ये तो पहले से बताया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? अभी तो बताया भाई, इसको भी क्या सुल्लू वंश के थे? आरवीडू वंश, ये आरवीडू वंश है, ये थोड़ा आरवीडू वंश के थे, तुल्लू वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले ही बताया हुआ है, कृष्णदेव राय महान राजा था भाई,
इसके बारे में सब पहले बताया हुआ है। चलिए, और कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, सब पहले से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाँ, राक्षसी तगड़ी, 1 मिनट, इसको खींचना है, इसमें तो खींचने की जरूरत ही नहीं है, सब बताया हुआ है। देखिए, राक्षसी तगड़ी युद्ध, याद रखिएगा, राक्षसी तगड़ी युद्ध का दूसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध। ये दोनों एक ही नाम है। कभी कभी आप राक्षसी तगड़ी युद्ध मिलेगा, कभी कभी तालीकोटा का युद्ध मिलेगा, तो इस मैटर पर थोड़ा सा आप क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ से। राक्षसी तगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, दोनों ध्यान देना। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1560, नहीं 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 नहीं, बी भी नहीं हुआ था, 1560 नहीं हुआ था, बी 1563 नहीं हुआ था, 1516 40 नहीं होते, यानी आंसर ये सही है, ये वाला सही हो जाएगा। अब मैं थोड़ा बताता हूँ। तालीकोटा, विजयनगर के पतन का प्रमुख कारण, विजयनगर के पतन का प्रमुख कारण यदि कोई था तो तालीकोटा का युद्ध ही था, यही युद्ध था, यही तत्कालीन कारण बना। तालीकोटा का युद्ध जो चला था, इसके पूरा डेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा डेट मैं बता दूं, 25 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध याद रखें, 2 राज्यों के बीच एक हुआ था। एक तरफ से विजयनगर था और एक तरफ से 5 मुस्लिम, दक्कन के 5 मुस्लिम राज्य था। और 5 मुस्लिम राज्य में, वो 5 मुस्लिम राज्य का मैं नाम बताता हूँ। एक मुस्लिम राज्य का नाम था बीजापुर, जिसका राजा कौन था, यूसुफ आदिल शाह है, ठीक है। दूसरा जो था गोलकुंडा, ठीक है, दूसरा मतलब गोलकुंडा, एक बीजापुर था, दूसरा गोलकुंडा था, तीसरा अहमदनगर था, अहमदनगर, चौथा था बरार, एक चौथा बरार था, एक बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, एक बीदर भी था, बीदर, और एक था बरार। देखिए, बीजापुर के राजा कौन था, यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर के राजा कौन था, यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा का कुतुब शाह था, गोलकुंडा, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा का कुतुब शाह था। और इसका जो था आँख में क्या पड़ा, इसका था निजाम शाह। सभी राजा के लास्ट में शाह लगा हुआ रहेगा, तो निजाम शाह। और इसका जो था ना, ये निजाम शाह, ये हो गया यूसुफ आदिल शाह, कुतुब शाह। इसका इमादी शाह था, इसका, सॉरी डाउट में आ रहा है, इमादी शाह किसका था, हाँ, इसका इमादी शाह था, इसका इमादी शाह था, इमादी शाह, इसका इमादी शाह। निजाम शाह थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बीदर का राजा कौन था, क्या नाम था, यारदी शाह, ये ध्यान दीजिएगा। बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह, अहमदनगर के राजा निजाम शाह, और बीदर के राजा यारदी शाह, बरार के राजा इमादी शाह। ये 5 राज्य ने एक साथ मिल करके विजयनगर से युद्ध किया था। इस युद्ध में जीता कौन था, यही जीता था, इन लोग जीता था और ये हार गया था। यही हारने के बाद हारा था। इसके हारने के बाद विजयनगर का क्या हो गया था, पतन हो गया था। एक बात मैं और बता दूं कि इन लोगों ने जब विजयनगर को पराजित किया था, तो विजयनगर को और इसकी राजधानी हम्पी को, दोनों को लूट लिया था। तो इसको प्लस हम्पी जो इसकी राजधानी थी, उसको खूब लूट लिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए थोड़ा सा इधर, गोलकुंडा पर मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। गोलकुंडा ये कोई साधारण जगह नहीं था, ये आंध्र प्रदेश में पहले पड़ता था, अब जो है शायद तेलंगाना के क्षेत्र में चला गया होगा। तो गोलकुंडा जो है ना, ये कोयला का खान था, ये गोलकुंडा कोयला का खान था, ठीक है। और ये गोलकुंडा जो कोयला का खान था, इसी से दुनिया का सबसे महंगा, सबसे खूबसूरत कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा जो था ना, ये गोलकुंडा कोयला का खान था, इसी में से कोहिनूर हीरा मिला था। और ये आज कोहिनूर हीरा कहाँ है,
लंदन में। इंग्लैंड, लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी। इंग्लैंड वो देश है जहां मौखिक संविधान है। मौखिक संविधान मतलब वहां लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान है। और यहाँ की सारा पावर किसके हाथ में होता है? रानी के हाथ में। यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, मातृसत्तात्मक सत्तात्मक व्यवस्था चलती है। यहाँ जैसे राजा को नहीं होता है, एक रानी का पावर चलता है। अब मौखिक संविधान है, मौखिक संविधान का मतलब हुआ ना कि मतलब कि वहाँ कोई लिखित नहीं है, बोल करके कोई कानून बनता था। तो ये था राक्षसी तगड़े युद्ध का कहानी। 1560 जो है इसके बारे में थोड़ा सा, चलिए ये तो राक्षसी तगड़े युद्ध हो गया। आप क्लिक कर लीजिए, जल्दी थोड़ा करिएगा। चलिए, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? अच्छा, देखिए 1506 में, ऑप्शन ए बी। 1506 में नहीं होगा क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1336 में, तो विजयनगर का हुआ 1347 में बहामनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये होगा आंसर। देखिए इसके बारे में थोड़ा, आंसर के बारे में थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा कर लूँ तो इसे, इसका स्थापना जो है ना, ध्यान दीजिएगा, 1435 में जो है ना, इसका स्थापना जो है उड़ीसा के गजपति वंश से, उड़ीसा में गजपति वंश का स्थापना जो किया था, स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कृष्णलेंद्र देव नाम था। इसी ने स्थापना किया था 1435 में। और मैं अभी उड़ीसा दिखा देता हूँ आपको। 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का स्थापना। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए थोड़ा उच्चारण में अगर देख लीजिएगा। इसका स्थापना तो जानते हैं कि इसके जगह पर डेट 18 अप्रैल, बार याद दिला, और 1336 को स्थापना किसका हुआ था? विजयनगर का स्थापना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत बार बता दिए। 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना, बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बोलो, किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमद शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। चलिए, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए उड़ीसा वाला क्लिक कर लीजिए, 26-27 नंबर। चलिए हो गया। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफगानी निकितेन किस देश का व्यापारी था जी? अफगानी निकितेन पुर्तगाल का, इटली का नहीं, स्पेन का नहीं, रूस का। अफगानी निकितेन रूस का, यही आंसर होगा, ये याद रखिएगा। अफगानी निकितेन होना चाहिए, या अफगानी निकितेन नाम भी देता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अफगानी निकितेन, अफगानी निकितीन यहाँ पे आती था। पुर्तगाल का तो डोमिंगो पेश था ना, डोमिंगो पेश पुर्तगाल का था। और इटली का निकोलो डी कांटी था। तो मेन आंसर आपका हो जाएगा रूस वाला। स्पेन का कौन था भाई? ध्यान में नहीं आ रहा स्पेन का मेरे को। ये आंसर होगा रूस का। क्लिक करो जल्दी, फिर से जल्दी करो, जल्दी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महानवमी डिब्बा क्या है? मंदिर था? नहीं। महल था? एकदम नहीं सही है। पर्वत था? नहीं। हाँ, विशाल का महल था, ये आंसर होगा सही जी।
ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, दरअसल महानवमी डिम्बा का ये विशालकाय मंच होता था। इस पर जानते क्या होता था, जैसे कोई भी त्योहार होता था, जैसे विजयनगर में कोई त्योहार होता था, त्योहार विजय वो उधर देख लीजिए, मैं तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा आ जाइए, इधर मैं एक इमेज कौन-सा आया? ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा बताना भूल गया कि इस इमेज में ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में गजपति वंश का स्थापना को लेकर के जो बताए थे, थोड़ा-सा इमेज हमको बताना था तो नहीं बता पाए, देख लीजिएगा। देखिए, आपका उड़ीसा ये है, उड़ीसा। चलिए, ये उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा। अच्छा, यही उड़ीसा जो है ना, यह ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा जो है, इसी पर गजपति वंश का स्थापना किसने, कृष्णलेंद्र देव ने किया था। चलिए, उड़ीसा पर थोड़ा सवाल हो जाए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर। और यही पुरी है, पुरी। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में ही है, चिल्का झील, जो बड़ा प्रसिद्ध है। आप पुरी में जो नहाते हैं ना, वो चिल्का झील में ही नहाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि उड़ीसा के, अभी दो सवाल है यहाँ पर से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, अभी करंट का बताइएगा। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल भी बता दीजिएगा, ठीक है, दोनों। ये दो सवाल आपसे रहेगा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सवाल था महानवमी डिब्बा को लेकर के। महानवमी डिब्बा क्या था, तो एक त्योहार के समय, याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चाहिए था, त्योहार मनाने के लिए या कोई विजयनगर में अनुष्ठान मनाया जाता था, विजयनगर में त्योहार या अनुष्ठान मनाया जाता था, तो इस पर जानते हैं एक मतलब द्वंद्व होता था, जैसे लड़ाई या एक कुश्ती जैसा कुछ मुकाबला होता था, तो वही इस पर क्या किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था, यानी याद रखिएगा, युद्ध का या फिर कला का प्रदर्शन किया जाता था, याद रखिएगा, कला का प्रदर्शन किया जाता था। तो ये ध्यान देना कि त्योहार, अनुष्ठान और कला का प्रदर्शन किया जाता था, बाकी ये तीनों तो नहीं होगा। शक्ति का प्रदर्शन भी बोल सकते हैं, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। चलिए, तो महानवमी डिब्बा क्या है, तो एक विशालकाय मंच। विजयनगर में जब त्योहार को अनुष्ठान, कोई भी चीज बड़ा त्योहार वगैरह होता था, तो राजा इस पर क्या करता था, शक्ति का प्रदर्शन करवाता था या कला का प्रदर्शन करवाता था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, इसको क्लिक करना जल्दी करो। चलिए, आ गया। आज विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे, ओ, क्या घोड़ों के व्यापारी थे, आभूषण विक्रेता, कृषक, कपड़ों के व्यापारी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ है। देखिए, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख, विजयनगर में कुदरई किसको कहा जाता था, घोड़ा को कहा जाता था, विजयनगर में घोड़ा को कुदरई। और चेट्टी मतलब विजयनगर में किसको कहा जाता था, व्यापारी को, यानी कह सकते हैं आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो घोड़े के व्यापारी, ध्यान दे जाए, इन दोनों के विजयनगर में, आप याद रखेंगे कि विजयनगर में हमारा कुदरई मतलब, कुदरई का मतलब घोड़ा और चेट्टी माने व्यापारी, कुदरई चेट्टी किसको कहा गया, तो घोड़े के व्यापारी को कुदरई चेट्टी कहा गया, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। स्वर्णकार, इसको तो भाई स्वर्णकार कहा गया, आभूषण बेचने वाले स्वर्णकार, अभी भी हम लोग समय भी प्रचलित है ये वाला स्वर्णकार। इसे वस्त्रकार कहा गया, कपड़ों के व्यापारी को क्या कहा जाता था, विजयनगर के समय वस्त्रकार, वस्त्रकार कहा जाता था। और खेती करने वाले को कृषक कहा जाता था, विजयनगर में जो खेती करता था, खेती करने वाले किसान को क्या कहा जाता था, कृषक। आज भी हमारे यहाँ ठीक है, ये जैसे आभूषण के भी कहता स्वर्णकार, हम लोग भी कहते हैं, खेती करने वाले को किसान कहते हैं अभी भी हम लोग, और कपड़ों के व्यापारी को वस्त्रकार भी कहते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते, ये थोड़ा सा ध्यान दिए, कुदरई चेट्टी, ठीक है ना, ये घोड़े के, विजयनगर में घोड़े के व्यापारी को कहा जाता था। क्लिक करना है, जल्दी करो, ज्यादा 7 क्वेश्चन और है। चलिए, कृष्णदेव राय ने, अब किताब के बारे में पहले बता रहे, तेलुगु भाषा ना होगा, तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी, पहले पढ़ चुके हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा,
क्योंकि हमने पहले बता रखा है। इन्होंने एक किताब और लिखा था, बताओ याद है? एक किताब कृष्णदेव राय ने एक किताब लिखी थी तेलुगु में, दूसरा किताब लिखे थे जामवंती कल्याणम, याद आ रहा है ना? जामवती कल्याणम, कल्याणम। और इस किताब को इन्होंने किस भाषा में लिखा था दोस्त? संस्कृत भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में। तो तमिल तो भाई नहीं थे, तेल संस्कृत में, तो ये किताब संस्कृत में लिखे थे, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये हाँ, एक थोड़ा सा सुन लीजिए। विजयनगर का स्थानीय भाषा थी कन्नड़, स्थानीय भाषा, विजयनगर की स्थानीय भाषा, विजयनगर की स्थानीय स्थानीय भाषा क्या थी? कन्नड़। कन्नड़ विजयनगर का स्थानीय भाषा थी। मेन कंडीशन देखिए आज क्या मतलब समझा रहे इसमें। स्थानीय भाषा जहाँ पर आप जो पहले के लोग रहते थे ना, उस समय जब विजयनगर के लोग उस समय कन्नड़ भाषा बोलते थे। जैसे हम लोग, जैसे मैं बिहार का हूँ, तो मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी स्थानीय भाषा क्या है? हिंदी है, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। उड़ीसा में जैसे चले जाए, स्टेट के नाम पे राज पड़ा है, जैसे उड़ीसा में जाइएगा तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, उड़िया भाषा, उड़िया भाषा बोला जाता है। ठीक है। और ये हमारा, आपको पता है कि विजयनगर हमारा कहाँ था? कर्नाटक था। तो कर्नाटक याद रखिएगा, कौन भाषा बोला जाता है अभी भी? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में। तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है कन्नड़ भाषा। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। ये हो गया। तमिलनाडु में तमिल भी बोला जाता है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तमिल, तमिल बोला जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, स्थानीय भाषा है सब वहाँ का। चलिए क्लिक करना है, जल्दी करो। चलिए फट से आते हैं अगले क्वेश्चन। इस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नांगलपुरा नामक उपनगर बसाया था। मैंने क्लास में बताया आपको, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के, ये आंसर सही है भाई, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देवराय प्रथम के बारे में बताए थे, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था, याद आ रहा है? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था भाई, ये बांध बनवाया था। राम राय थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। संगम वंश का भी, ये भी बड़ा जबरदस्त है, संगम वंश का राजा था ये भी, संगम वंश का ही ये राजा था, महान राजा था ये भी, ये संगम वंश का ही था। राम राय के बारे में ध्यान नहीं आ रहा, शायद इसी के समय, मेरे को याद आ रहा है पर डाउट में है, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। शायद इसके समय हुआ था तालीकोटा का युद्ध, इसी के समय हुआ था, या सदाशिव राम के समय हुआ था, इसमें डाउट है। छोड़िए इसको, इधर आ जाइए। यहाँ 21 शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नांगलपुरा नामक शहर का स्थापना किया था। देखिए कृष्णदेव राय के माता का नाम क्या था? नांगल नाम था, नांगल देवी, नांगल देवी इनकी माता का नाम था। तो अपनी माँ के नाम पे ही इन्होंने एक नगर का स्थापना करवाया था। अपने माँ के नाम पर इन्होंने क्या किया था? एक नगर का शहर का स्थापना किया था, जिसका नाम था नांगलपुरम। ये नांगलपुरम गलती है, नंगलापुरम नहीं होगा, नांगल, नांगलपुरम होगा, ये सही है। नांगलपुरम नामक शहर, शहर बनवाया था, स्थापित किया था। एक ये बेटा है, एक अब का बेटा है। पहले जमाने का बेटा देखो अपनी माँ के नाम पर शहर बसा रहा है, और अब के बेटा माँ बाप को घर के बाहर निकालते रहे। तो ये सब आप लोग ना करिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, हिसाब किताब आपके साथ भी होगा, समझे ना? इसलिए आप ये हरकत बिल्कुल मत किया करिएगा। अपने माँ के नाम पर कुछ काम करिए। स्टेटस पे खाली माय मदर इज गॉड लगाने से, माय फादर इज वर्ल्ड लगाने से नहीं होता है, ठीक है ना? उतना करना पड़ता है। माँ के लिए कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है? आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन, क्लिक करना। चलिए अगला आ जाए 32। गोपुरम क्या? ये तो बताया हुआ है। गोपुरम कर नहीं, कर में होता है टैक्स, इससे कोई मतलब नहीं, ये है ही नहीं। मिठाई दुकान में करते, ये भी नहीं होगा। गौशाला भी नहीं होगा। हाँ, मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये तो आपको पहले बता हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम होता था, हम पहले ही बताए हुए होंगे जी, देख लीजिए। गोपुरम कहाँ गया? ये रहा वीडियो इसका, देखिए हमने गोपुरम का चर्चा किया था, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। देखिए ये गोपुरम है, जो मंदिर का दक्षिण भारत में आपको बताया था ना कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है यही है, गोपुरम होता है। दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध था, और ये ज्यादातर बनाने वाले हमारे विजयनगर के राजा में कौन थे? कृष्णदेव राय ही थे। तो
मस्त टाइप के राजा थे वो। उनका नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है क्योंकि विजयनगर को बहुत ज़्यादा चर्चित राजा विजयनगर में से थे। तो ये याद रखिएगा, गोपुरम क्या था? मंदिर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट आगे आ जाइए। आप देखो फिर किताब वही आ रहा है। ये किताब तो लग रहा है कि कितना 2026 में फिर पूछा है, बहुत पूछ रहा है। तो 12th क्लास के 8 साल बच्चे ध्यान दें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। फिर बताना होगा, अब चर्चा मत करवाइए। ये तो बता दे रहे हैं संगम वंश का प्रथम सम्राट, संगम वंश का प्रथम राजा थे, है ना? बुक्का के भाई, ये कौन थे? बुक्का के भाई देवराय प्रथम संगम वंश के सम्राट थे, संगम वंश के ही राजा थे। तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाए थे? तुंगभद्रा पर बांध। चलिए खत्म। राम राय के थोड़ा सा डाउट में है भाई। हाँ, कृष्णदेव राय ने इन्होंने किताब लिखा था। इस किताब को इन्होंने कौन भाषा में लिखा था? तेलुगु में ना जी। और तेलुगु में एक और किताब लिखे थे, जाम्बवती। अभी तुरंत बताए, जाम्बवती कल्याणम। और इस किताब की इन्होंने किस भाषा में लिखा था? संस्कृत। पढ़ो रे बच्चे, आ जाइए। एक क्वेश्चन तो हो गया है आपको पहले भी। हाँ, अगला क्वेश्चन, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी नंदी नागरी। बताइएगा, बताइए थोड़ा सा। इसका कुछ मत करिए, सीधा याद रखिए, नंदी नागरी आंसर हो जाएगा आपका। ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, डी आंसर नंदी नागरी। विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ था। देखिए कहने का मतलब कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेश, जैसे वहां के राजा जो ऑर्डर पास करता था ना, आदेश देता था, जितने भी आदेश देता था राजा विजयनगर का, वो आदेश जो देता था ना, उस सभी पर एक लिपि में क्या लिखा रहता था? विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था, श्री विरूपाक्ष। तो वही सवाल पूछ रहा है कि जो विजयनगर का राजा कोई भी आदेश देता था ना, किसी जैसे कोई भी ऑर्डर देता था, किसी के पास सूचना पत्र होता था, उसको ऑर्डर देता था कि ये काम करना है, तो इसके लिए जो आदेश देता था ना, तो वहां उसके नीचे कहीं पर कॉलम में क्या होता था? श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। तो सवाल पूछ रहा है किस लिपि में लिखा होता था? तो नंदी नागरी में। हम लोग का लिपि क्या है? द भाषा हिंदी। भाषा क्या है रे? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। हम लोग का क्या है? देवनागरी। बेवकूफ, देवनागरी का दूसरा नाम नंदी नागरी है, ज्यादा टेंशन मत लेना है। नंदी नागरी वही है, ठीक है ना? नंदी नागरी बोलो चाहे देवनागरी बोलो, बात बराबर है। तो हम ही लोग के लैंग्वेज में विरूपाक्ष, यही मतलब कहने का मतलब यही था, एकदम सेम लिखा होता था। क्लियर है? ये बताइए कौन लिपि में लिखा हुआ है? ये नंदी नागरी देवनागरी है ना जी, तो उसी लिपि में लिखा हुआ था। विरूपाक्ष एकदम ठीक ऐसा ही लिखा रहता था आदेश पे। क्लिक करना कर लो, जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और है। 35 नंबर आ गया। चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में श्री कृष्ण देव राय की प्रतिमा स्थापित है? चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में श्री कृष्ण देव राय के? तो चिदम्बरम मंदिर तो डायरेक्ट याद रखिए ना भाई, तमिलनाडु में है। यहाँ कर्नाटक में है ही नहीं, केरला में है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। चिदम्बरम मंदिर यहाँ है। इसी एक चीज और सुन लो जी, यहाँ पे इस चिदम्बरम मंदिर जो है ना, इसी मंदिर का नाम नटराज मंदिर है, तो कहीं भूलिएगा नहीं। नटराज मंदिर भी कभी कभी इसका नाम देगा। तो नटराज मंदिर, चिदम्बरम का मंदिर, दोनों एक ही है। और यह है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में नंबर ये है। इसमें जानते हैं इस मंदिर के गोपुरम ये मंदिर जो बना है, तो देखिए हम पहले बता रहे, थोड़ा सा समझिए। जो मंदिर होता था दक्षिण साउथ का जितना मंदिर है ना, तो बीच में सेंटर में मंदिर होता था, मेन मंदिर बीच में, भगवान बीच में, और दोनों साइड जानते हैं इधर गोपुरम बनता था और इधर भी गोपुरम, वही प्रवेश द्वार बनता था दोनों साइड।
तो उत्तर साइड में होता था, एक दक्षिण साइड में। तो कहा जाता है कि चिदम्बरम का जो मंदिर है, जिसका पिछला वाला जो गोपुरम है ना, एक कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। और इस मंदिर पर अपना प्रतिमा, अपना प्रतिमा, इस मंदिर के प्रवेश द्वार है ना, याद रखना कि चिदम्बरम का मंदिर जो तमिलनाडु में, जिसे नटराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका दक्षिण में जो गोपुरम था, आगे भी होता था साउथ में हमेशा, पीछे भी होता था, तो दक्षिण में जो गोपुरम था ना, उस दक्षिण वाले गोपुरम का निर्माण जो करवाया था कृष्णदेव राय ने करवाया था, और इस पर अपनी प्रतिमा और अपनी पत्नी का प्रतिमा स्थापित किया। अपनी अपनी पत्नी अपनी पत्नी का प्रतिमा भी क्या किया है? स्थापित किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अपनी पत्नी के प्रतिमा भी स्थापित किया। पहले के राजा देख लो क्या कर रहा है, अपनी पत्नी के नाम पर गोपुरम बनवा रहा है, तो उस पर अपनी पत्नी का मूर्ति स्थापित करवा रहा है, अपना भी मूर्ति स्थापित करवा रहा है, अपनी माँ के नाम पर नांगलपुरम शहर बसवाया। और आप वाला भाई पर देख लीजिए, पति पत्नी में झगड़ा का हो रहा है, कोई कुकरे में सेंत दे रहा है, तो कोई पहाड़े पर से ढकेल रहा है, कोई ड्रामे में पैक कर देता है। तो अब वाला थोड़ा अलग माहौल है, पहले वाला काल अलग था, अब वाला काल अलग। इंसानियत है ही नहीं, ठीक है ना, दया करुणा भावना सब खत्म हो गया। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो जीवित रखिए। कुछ लोगों के पास वो है, इसीलिए भारत अभी चल रही है। जिस दिन ये सभी लोगों के पास खत्म हो जाएगी, भारत का भी अंत आ जाएगा। चलिए भाई, चिदम्बरम मंदिर का कहानी खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था? बता दो थोड़ा सा इसके बारे में, सोच के बताओ। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, बताइएगा। बताओगे कहाँ से तुम लोग यार? ऑप्शन ए यही तो आंसर है, बी नहीं होगा, डी भी नहीं, सी भी नहीं, ऑप्शन ए आंसर होगा, ये सही है। बताते कैसे। पुर्तगाल के एक व्यापारी था, पुर्तगाल का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम था। क्या नाम था? अल्फांसो डी क्या नाम था? अल्बुकर्क नाम था। अल्फांसो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी बोलता है, कभी कभी कर्क भी बोलता है, अल्बुकर्क, हम अल्बुकर्क लिख दे रहे हैं। इन्होंने 1510 में गोवा 1510 में याद देखें, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, पुर्तगाल के व्यापारी, पुर्तगाल के अधिकारी था, जो गवर्नर था, ठीक ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के राजा, किससे? बीजापुर के राजा, पता ना कौन है? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। भाई याद रखे, ठीक है, ध्यान दे। तो याद रखना कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। गोवा का नाम आया, तो थोड़ा गोवा के बारे में बताइएगा। गोवा की राजधानी क्या है जी? पणजी, पणजी, राजधानी पणजी है ना। और एक बात और, गोवा जो है याद रखिएगा, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य है। बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में ध्यान देना भाई, क्षेत्रफल में बता रहे हैं। छोटा अगर पूछेगा तो वह है गोवा, ठीक है। बड़ा पूछेगा राजस्थान, ठीक है। अगर जनसंख्या में पूछेगा कि जनसंख्या में कौन है, राज्य को टारगेट कर रहे हैं, यूटी से लेकिन शासी प्रदेश नहीं बता रहे। राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? यूपी। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम। ओके, याद रखिएगा। बताओ, तो आज का मेरा वीडियो समाप्त हुआ, ये लास्ट था। फिर मिलेंगे। अब हम जो है अगले क्लास, यानी कल से हमारा 12th बायोलॉजी क्लास का चैप्टर नंबर 7 क्रमिक विकास का पीडीएफ बना हुआ है, पीपीटी बना हुआ है, अब उसका सॉल्यूशन चलेगा। तो मिलिए अब बायोलॉजी वाले में।
जितने भी लोग हैं कोशिश करिए कि अधिकांश लोग को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा थोड़ा प्रयास करिए कि चैनल को ज़्यादा ग्रोथ करवा दीजिए, ताकि मैं इसके सब ये शॉर्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा पा रहा हूँ। आने वाला समय में लॉन्ग शॉर्ट सभी का सॉल्यूशन बहुत मस्त करवा दूंगा, इतना अच्छा करवा दूंगा कि आपको बोर्ड में सिर्फ इसके सॉल्यूशन से ही आपका कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सभी लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बिना पूरा देखे हुए कोई उपाय हो नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट देखिए आगे पीछे रिवाइज कर रहा है। अब हमारा चर्चा जो है थोड़ा-सा आ जाइए इस पर बात कर लें। तो आज का सवाल और अंतिम सवाल, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अंतिम सवाल मेरे लिए ये रहा, चलिए एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं। इस पर लंबा डिस्कशन भी होगी आपके अगले वीडियो में। सवाल ये रहा कि पूरा जो आप साम्राज्य पढ़ें, जितना भी क्षेत्र पढ़ें, तो मैंने कहीं पर एक वीडियो में क्लास में बोला हूँ, क्या बोला हूँ कि विजयनगर के बीच में और बहमनी वंश के बीच में लड़ाई अक्सर होता था। तो लड़ाई जो होता था, कौन दो नदियों के बीच की, जो दो नदी था ना, दो नदी के जमीन को लेकर लड़ाई होता था, उस जमीन का नाम क्या था? उसका दोआब नाम है, लेकिन मैं आगे का नाम नहीं बताऊंगा, तो आगे का नाम आप बताइए उसका नाम क्या था। तो आज के साथ इतना ही, मेरा वीडियो आज का समाप्त होता है। कोशिश करिए लाइव एंड शेयर करवाइए, लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि इसके लोग अगर देखें तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और कमेंट अवश्य करिए। ठीक है, धन्यवाद।